तो ये चैप्टर जैसे मैंने कहा डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ है। तो ऑथर को लगता है कि हमने देखा है अभी तक जो 2 बड़ी बीमारियों के बारे में ब्रेस्ट कैंसर है, एचआईवी है या फिर कोई भी टाइप ऑफ कैंसर वो क्यों लेते लेके आते हैं जीवन में। फिर हमने देखा कि जो जेनिफर की कहानी थी जिसके पास 2 बच्चे थे ऑटिस्टिक जो मानसिक चैलेंजेस से जा रहे थे और फिजिकल चैलेंजेस से भी। मेंटल एंड फिजिकल चैलेंज किड्स थे वो। तो उनके पेरेंट्स बन के उनको क्या सीखना है वो देखा हमने। ओके, तो ऐसा मैं समराइज करूँ तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि फॉरगिवनेस सीखना था, इसीलिए वो बड़ी बीमारियाँ लेके आए थे। जो फर्स्ट हमने देखा था फर्स्ट केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी में हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ उस लेडी को? क्योंकि उसने खुद के ऑर्गन्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। है ना? तो सेक्सुअल टूल के लिए आप बने नहीं हैं, हम कुछ सीखने के लिए बने हैं। जब उसका ये कैंसर का जर्नी शुरू शुरू हुआ था, तब उसने खुद का खुद के बॉडी को टूल समझना छोड़ के सर्विस करने में लगा दिया खुद के शरीर को, विद दैट प्योर इंटेंशन। जब ये इंटेंशन प्योर होता है और आप कोई भी सर्विस करते हो, काम करते हो, सो यू विल सी द हीलिंग इनसाइड यू। सो फर्स्ट जो एचआईवी का केस स्टडी दिखा था वो फॉरगिवनेस पे कैसे काम करना है। अनलेस एंड अंटिल यू फॉरगिव समवन, यू आर क्रिएटिंग न्यू लाइफ स्टोरी विद दैट पर्सन, विद दैट सोल एवरी लाइफ टाइम। तो आपको जानना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस इज द की। फॉरगिवनेस से ही आप उस सोल के साथ कार्मिक जो बंधन बना रहे हो ना उसको तोड़ सकते हो। तो ये मौका है, ये लाइफ टाइम हमारे लिए मौका है। ये फॉरगिवनेस पे वर्क करके उन उन सोल्स को एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके अच्छा लाइफ टाइम बनाते हैं अगले जीवन का, विदाउट एनी नेगेटिविटीज एंड विदाउट एनी ट्रबल्स विद दैट पर्सन। ओके, सो ये 2 चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर से देखी। फॉरगिवनेस प्लस जो हमारा सर्विस है विद गुड इंटेंशन रखना है। सेकंड चैप्टर में जेनिफर का जो हमने देखा हैंडीकैप किड्स के साथ, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले था जेनिफर का जो एक सिंगल मदर होके 2 बच्चों को जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको संभाल रही है। देखिए शी इज़ अ मैच्योर सोल है जिन्होंने बहुत सारे जन्म जिए हैं इस पृथ्वी पे ह्यूमन बीइंग बन के। और प्रत्येक जन्म में उसने बहुत कुछ सीखा है। वो एक ऐसे पड़ाव पे है कि वो एक लेवल से आगे लेवल जाने के लिए रेडी है। ओके, इस स्टेज पे है वो। तो आप उसको ना वो सब कुछ बचा-कुचा सीखना है एक ही लाइफ टाइम में ताकि वो टीचर की तरह काम कर पाए। तो इसीलिए उसने इतने सारे चैलेंजेस लिए। विद दैट वो जो बच्चे हैं जो खुद के लिए ये अपंगत्व लेके आए हैं, वो भी खुद के जीवन में पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस कर रहे थे। उनको भी जो सीखना था वो सीख रहे थे विद द डिसीजेस दे हैड। ओके, तो ये हमने 2 चैप्टर से देखा। 3 लर्निंग्स तो हो गया। फर्स्ट फॉरगिवनेस, सेकंड पेशेंस एंड एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग योर बॉडी एंड डूइंग द सर्विस विथ गुड इंटेंशंस। फिर सेकंड चैप्टर से देखा हमने कि सारे लर्निंग जो हमें पूरे कर रहे हैं हम लोग, उससे हम टीचर बन सकते हैं। वी हैव अ बिगर पर्पस इन आवर लाइफ, इसीलिए ये जीवन जी रहे हैं। अभी हम थर्ड में क्या ये फोर्थ चैप्टर में क्या देखेंगे वो देखते हैं अभी। डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। ऑथर बता रहा है कि हमने देखा है कि जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो भी प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं वो सब कुछ हमारे बहुत बड़े पर्पसेस के लिए होता है। तो उनमें से बड़े-बड़े पर्पसेस के लिए जो जन्मे हैं वो डेफ एंड ब्लाइंड भी है, जो मूक है और जो अंध है। ओके? तो जो बड़े से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आँख, कान, नाक, है ना? टच होता है, माउथ होता है, टेस्ट होता है, राइट? ये सारे जो हमारे बड़े-बड़े ऑर्गन्स हैं, उनमें से अगर हमारा कान नहीं काम कर रहा है, आँखें नहीं काम कर रही है, तो बहुत बड़े चैलेंजेस हमको आते हैं। ओके? और डिफिकल्ट पाथ हो जाता है एक जीवन का। तो ऐसे जीवन में एसेंशियल मेजर पार्ट जो होता है, वो हमें है सीखना। ये जो फिज़िकल चैलेंजेज़ हमारे लिए आए हैं, वो सीखने के लिए आए हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि उनकी खुद की नीज़ मतलब बहन की बेटी या भाई की बेटी होगी, जो थोड़ी-सी थोड़ी-सी नॉट एंटायरली पूरी तरह से नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वो डेफ थी, ओके? और कान से उसे सुनाई नहीं दे रहा था। कर्ण बधिर सॉरी मैं मुख बोल रही हूँ बार-बार, लेकिन कर्ण बधिर, ओके? और
यूएस में तो मिलियंस ऑफ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हियरिंग लॉस जिसका हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट की वजह से या फिर वो बाय बर्थ ही उन्होंने हियरिंग लॉस किया है। ऐसे बहुत सारे वो यूएस के बारे में बता रहे हैं लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, राइट? तो ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ये लोग ऐसे चॉइसेस क्यों लेते हैं? क्या इससे उनको सीखना है? इसकी क्यूरियोसिटी रॉबर्ट शॉर्ट्स में है। और इसी क्यूरियोसिटी को वो आगे ले जाते हैं आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए पेनोलिपे जो एक पेनोलिपे नाम की एक लेडी है। ये लेडी वो एक डेफनेस से पैदा हुई है। इसमें ऑलरेडी डेफनेस है, ओके, बाय बर्थ है। और ये बताती है पेनोलिपे, अपनी खुद की स्टोरी बता रही है पेनोलिपे। पेनेलोप बताती है कि मैं जब 7 साल की थी तब मुझे ना मैं बहुत तंग आ गई थी। जो मुझे सब चिढ़ाते थे बच्चे वगैरह, मैं डेफ हूँ इसलिए। तब मैं मेरी मॉम के पास गई और मैं बहुत रोते-रोते बोलने लगी कि मुझे तुम अभी आंसर दो कि मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं डेफ क्यों हूँ? मैं मुझे सुनाई नहीं देता है ठीक से, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मुझे खराब ट्रीट किया जाता है, ये स्ट्रगल्स क्यों है मेरी लाइफ में? एक 7 साल की बच्ची बहुत छोटी-सी उसको ये क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो मॉम बहुत शांति से बता रही है कि अ, तुम बुरी नहीं हो, तुमने ये क्रिएट नहीं किया है। तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने ये क्रिएट किया है। तुम बुरी नहीं हो, तुम अच्छी हो। और तुम्हारे साथ ये गॉड ने स्पेशली किया है क्योंकि तुम स्पेशल हो। ऐसा उसने एक्सप्लेन किया मॉम ने। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन था उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो बच्ची जानती थी कि ये मॉम जो बता रही है मुझे सिर्फ़ अच्छा फ़ील होगा इसलिए बता रही है। वो बहुत गुस्से में थी उस दिन और उसने बोला कि मुझे नहीं पता था इससे बाहर कैसे आऊँगी मैं। तो अपनी जर्नी शुरू हो गई उसकी खुद की। अब वो 24 इयर्स ओल्ड पेनेलोप एंगेज्ड है, उसकी शादी तय हो गई है। बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है और अब वो टीचर बन के काम कर रही है साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज एंड इंग्लिश टू डेफ जो एडल्ट्स होते हैं उनको सिखाती है। ओके। वो बताती है कि इसने ये समझा इसके खुद के जर्नी से उसको पता है कि ये जो ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है खुद का, वो ब्लूप्रिंट एक लाइट वर्कर का है। लाइट वर्कर जो अपना लाइफ चैलेंजेस इसलिए खुद के जीवन में इस तरह से लेके आते हैं ताकि वो दूसरों को इवॉल्व होने के लिए मदद कर पाए। मास्टर्स जो यहाँ हम लोग पीएमसी में है, वीएमसी में है या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में है जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, किसी भी तरह से स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी भी तरह से ज्ञान बाँट रहे हैं, हाँ? वो सारे लोग लाइट वर्कर्स हैं। वो सारे लोग लाइट वर्कर्स हैं क्योंकि उन्होंने खुद के जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है और उन तकलीफों से बाहर आके, उन चैलेंजेस को फेस करके सक्सेसफुली बाहर आके, वो हेल्प कर रहे हैं उन लोगों को जो उन्हीं की तरह तकलीफों में अभी फँसे हुए हैं, ओके? इसलिए लाइट वर्कर्स को सिमिलर चैलेंजेस आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम सारे लाइट वर्कर्स हैं, जो प्रकाश के लिए काम करते हैं। तो पेनेलोpe बताती है आगे कि एज़ अ चाइल्ड मुझे बचपन से ही ना बहुत डरावने सपने आते हैं और डर-डर के वो बहुत चिल्ला के उठ जाती है ड्रीम से। ऐसे बहुत बार हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, अभी भी ऐसे होता है, लेकिन इसका कारण उसे पता नहीं चला है। वो बताती है कि वो जब 9 इयर्स ओल्ड जब तक थी, 9 साल की थी, तब तक वो डेफ किड्स के स्कूल में जाती थी, स्पेशल किड्स के। लेकिन उसके बाद उसकी मॉम ने एक नॉर्मल स्कूल में उसको ट्रांसफर किया। नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन उनका एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे स्पेशल एड किड्स का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशली फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड किड्स के लिए वहाँ पे टीचिंग होती है। डिफरेंट सेपरेट क्लास में उनको बिठाया जाता है। तो वो बता रही है कि ऐसे स्कूल में जाके ना उसे और भी ज़्यादा परेशानी हो गई। वहाँ पे जो भी उसके फ्रेंड्स थे, उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। उसको एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर लगने लगा वहाँ पे, इस्तेमाल करने लगे उसको। तो मुझे लगता था कि एलिमेंट्री स्कूल सबसे बुरा है, जो मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन जब वो मिडल स्कूल में गई, जब हाई स्कूल में गई, वो बोल रही कि हाई स्कूल तो इतना खराब था कि मुझे लगा एलिमेंट्री तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। तो उसने हर एक लाइफ के लाइक फेज़ में ना ज़्यादा-ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है ना? जैसे हम कहते हैं, हमारे भी जीवन में
अ, जब बच्चे होते हैं हम, तो हमें जब जल्दी बड़ा होना होता है। हमारे बच्चों के उस फेज़ में जो चैलेंजेज़ है वो है, बड़े होने के बाद अपने-अपने खुद के चैलेंजेज़ हो जाते हैं। नौकरी है, फिर मैरिज है, रिलेशनशिप्स है, राइट? फिर आ जाता है वो फेज़ जहाँ पे पेरेंट बनते हो आप। अगर नहीं बन रहे तो फिर भी प्रॉब्लम ही है ना। अगर बन गए पेरेंट तो भी वो फेज़ में वो प्रॉब्लम है कि बच्चा है उसको कौन सँभालेगा, फिर हमारा करियर कैसे करेंगे। काइंड ऑफ एवरी फेज़ हैज़ देयर ओन चैलेंजेस, राइट? बच्चे होने के बाद बच्चे छोटे हैं, बड़े होने के बाद उनके चैलेंजेस है। एवरी फेज़ हैज़ देयर ओन चैलेंजेस, राइट? पेनेलोpe के साथ भी सेम। उसके एलिमेंट्री स्कूल में तो थे ही बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन मिडल स्कूल में सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हुए हाई स्कूल में। उसने समझ लिया था कि ये जो हो रहा है ना, ये कभी बंद ही नहीं होने वाला है, ये खत्म ही नहीं होने वाला है, मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा इस इन सारी चीज़ों को। बहुत सारे किड्स ना उसके पास आके उसके साथ बात करते थे, साइन लैंग्वेज में, जस्ट टू शो करने के लिए कि मैं कितनी कूल हूँ, मुझे साइन लैंग्वेज भी आता है बोलना, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। ये दिखाने के लिए वो मेरे साथ बात करने आते थे। तो पॉपुलैरिटी गेन करते थे वो। लेकिन मुझे पता था क्योंकि मेरी जो ये कमी है मुझ में सेंसेस की, मैं सुन नहीं पाती हूँ। उसके कारण मेरे अदर सेंसेस बाकी के जो इमोशंस है, सेंसेस है जो वो एम्पैथ बन गई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, राइट? वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई है। तो उसे पता चलता था, उसको सेंस आता था कि वो क्या करने आए हैं यहाँ पे। बात तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर इंटेंशंस क्या है मुझसे बात करने का। वो बोल रही है बीइंग अ डेफ पर्सन बहुत पेनफुल होता है। मुझे जो सिम्पैथी मिलती है लोगों से मुझे वो अच्छी फील नहीं होती, वो बहुत कोल्ड होती है। मुझे सब कुछ वो मुझे हर्ट देती है, वो कोल्डनेस उनके इमोशंस का जो या फिर बात करने का जो होता है। तो वो बोल रही है जब वो कॉलेज में गई, तब उसने एक पार्टी में वो गई थी तब। तब ना उसे उसका वो जो नाम है वो उसको प्रोनाउंस करना आ रहा था, उसको बोलना आ रहा था, लेकिन वो मिस प्रोनाउंस हो रहा था। कैसे? तो उसको पी पी जो लेटर है पी उसके फर्स्ट नेम का लेटर, वो उसको बी बोलती थी, बी। तो उसने जब उसका खुद का नाम बताया बोल के किसी को, तो वो मिस प्रोनंसिएशन का भी मज़ाक उड़ाया गया। तो वो बोल रही मैं तो अब पार्टी में भी नहीं जा सकती है, कॉलेज में तो ऐसे ही मुझको परेशान किया जाता है। So technically she was suffered a lot during her school times, right? बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया गया। ये फ्रस्ट्रेशन उसको समझ में आ रहा था और उसने बोला कि ऑथर को बोला, आई न्यू मुझको पता है कि मैं यहाँ निग्लेक्टेड पीपल कैसे फील करते हैं, वो फील करने आई हूँ। तो ऑथर को ये बहुत सरप्राइजिंग लगा। इसने नहीं बोला कि आई थिंक या फिर कोई ऐसे शब्द नहीं बोले कि शायद वो उस पर 100% फर्म नहीं है, ओके? उसने बोला आई न्यू, जैसे उसको पता है, उसके सोल में ये थोड़ा जानकारी है कि ये क्या सीखने आई है। तो ऑथर ने उसको पूछा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड पीपल को यहाँ पे समझने आई हो, उनको उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने आई हो या फिर जो कुछ भी। उसको एडवोकेट करने आई हो, क्या करने आई हो, राइट? तुमने ऐसे क्यों बोला कि यू न्यू इट ऑलरेडी? तो पेनेलोpe ने बोला कि क्योंकि मुझे लोग इतना इग्नोर करते हैं, मेरे डेफनेस की वजह से। मुझे पता है लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे रिप्लाई नहीं चाहते क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ। मैं बात जब कर रही हूँ, किसी को समझ नहीं आता है ठीक से, मैं जब लिख के देती हूँ पेन एंड पेपर को, पेन एंड पेपर देने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी क्योंकि ये बहुत टाइम लेगी बताने के लिए एक चीज़। सो दे जस्ट अवॉइड मी। दे जस्ट अवॉइड माय एक्सप्रेशन। मैंने देखा है क्योंकि ये इसका कान नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स हर अदर ऑर्गन्स अदर सेंसेस आर वेरी शार्प, राइट? सो ये कान का काम शायद आंखें बहुत ज्यादा काम कर ले रही है या फिर नाक, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो वो बता रही है बीइंग अ डेफ मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लाइटली लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ओके है यहाँ पे, अजम्पशन में डाल दिया जाता है कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं है तो है। बहुत ज्यादा उस मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते या फिर कुछ मुझको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। बहुत बार मैंने देखा है लोग भी बहुत स्लोली बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ इंटेंशनली दे आर डूइंग, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बात करने लगते हैं कि मैं उनके लिप
जो है ना उसको रीड नहीं कर पाती हूँ। मैं वर्ड समझ नहीं पाती हूँ। यूजुअली वो स्लो करते हैं लेकिन मेरे साथ वो फास्ट कर लेते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी एंड दे मेक इट लाइक अ ह्यूमर ऑफ माय ओन लाइक एक्सप्रेशंस। तो वो बोल रही कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और ऑथर ये जो देख रहा है ना पेनेलोप को, ये जब पेनेलोप दिखाती है बात करते हुए, समझाती है ऑथर को, वो बोल रही शी हरसेल्फ हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। क्योंकि वो चैलेंजेस को एक ह्यूमर की तरह मुझको समझा रही है। सो व्हिच इज लाइक अ गुड क्वालिटी इन हर। तो वो बोल रही है कि कम्युनिकेशन बैरियर है लेकिन वो जो दिखा रही है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है, इट इज रियली विद द गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आगे क्वेश्चन पूछता है रॉब उसको कि अगर ये सिचुएशन है तो तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हारे डेटिंग रिलेशनशिप के केस में कैसे, मतलब तुमने कैसे अप्रोच किया? वो बोल रही है वो तो ज्यादा भयंकर था। वो बोल रही है कि यहाँ मुझे लगा था कि मैं रेडी हूँ इंटेलेक्चुअली, डेटिंग करने के लिए इंटेलेक्चुअली रेडी हूँ। क्योंकि डेफनेस को जब डेटिंग के उस एंगल से देखा जाए तो उसको लाइक बहुत बड़ा चीज नहीं समझते होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन इम्पोर्टेंट है, उनके फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर मेक्स एनी रिलेशन रियली वर्स, वो बता रही है। तो वहां पे भी वो फेल हो गई, ऑलमोस्ट फेल हो गई ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस उसने एक्सप्लेन किए हैं। अब रॉब बताता है पेनेलोप के लिए कि हम लोग सेशन करेंगे स्टेसी वेल्स के साथ। स्टेसी वेल्स हम जानते हैं ये मीडियम रॉब के साथ काम करती है और बहुत सारे केस स्टडीज में उसने हेल्प किया है रॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली वो क्या सीखने आए हैं। वो सारे सोल्स जो भी वो उनके जीवन में चैलेंजेस लेके आते हैं। तो आज हम देखेंगे स्टेसी वेल्स के साथ पेनेलोप का जो भी केस स्टडी है सेशन वो कैसे शुरू है। तो पेनोली क्या जो भी इंफॉर्मेशन है थोड़ा बहुत वो स्टेसी वेल्स को रॉबर्ट मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू पहुंचाता है, क्योंकि शायद वो मिल नहीं पाए होंगे या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। अ, आगे फिर जो स्टेसी वेल्स एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, वो बोल रही है आई कैन सी हियर एंड फील समथिंग। ओके, साइकिकली वो सब कुछ समझ सकती है। वो बोल रही है आई कैन हियर सी एंड फील लाइक स्पिरिट गाइड इज देयर, जिसके पास एक बुक ऑफ लाइव्स है। इंग्लिश में लिखा है बुक ऑफ लाइव्स, जिसे कहा हम लोग कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। वो बोल रही है मैं इस स्पिरिट गाइड को देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ, जिसके हाथ में ये पुस्तक है जिसको हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। इसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सब लोगों के बारे में। तो उसी की तरह जो आज इस पृथ्वी तल पे जीवित है उनके लाइफ्स के बारे में वो बताते हैं। तो पेनेलोप के बारे में ये बताने वाले हैं। पेनेलोप को के बारे में जो स्टेसी को मीडियम से चैनल करना था, वो मीडियम है और गाइड से चैनल करना था। वो बता रही है मुझे ऑलरेडी मैसेज मिल गया था। मुझे ऑलरेडी मास्टर्स ने मैसेज दिया था कि पेनेलोप के साथ काम करना है, मुझे ड्रीम आया था। जस्ट बिफोर द नाइट ऑफ दैट सेशन स्टेसी को पेनेलोप के रिलेटेड एक ड्रीम आया था, जहां पे स्टेसी को पेनेलोप के उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस ड्रीम में उसे बताया गया वन ऑफ द लाइफ टाइम्स, पेनेलोप का एक लाइफ टाइम जहां पे उसने ये प्लान किया था कि मुझे नेक्स्ट जन्म में डेफ बनना है। ओके, ये ड्रीम में उसने क्या देखा? ड्रीम में उसने देखा कि पेनेलोप 3 साल की है। ओके, 3 साल की है और वो देख रही है कि उसकी मॉम को वर्बली अब्यूज किया जा रहा है। वो जो कर रहा है पर्सन वो उसके मॉम का बॉयफ्रेंड है। तो ये देख के ना 3 साल की जो ये पेनेलोप है उस जीवन में बहुत ज्यादा वो इमोशनली सेंसिटिव हो जाती है और घबरा जाती है, डर जाती है। फिर उसके बाद आगे भी 3 साल ये अब्यूज कंटिन्यू रहा। अब वो जो बॉयफ्रेंड है मॉम का वो उसे मारता भी था, फिजिकली भी अब्यूज करने लगा। जिसके बाद वो और ज्यादा डरने लगी और बहुत बार उसकी मॉम उसको उनके नेबर के पास रखती थी ताकि वो ये सब सुन ना पाए और देख ना पाए। लेकिन फिर भी अब्यूज तो कम नहीं हो रहा था, किसी ना किसी तरह से पेनेलोप को ये दिखाई दे रहा था कि वो पर्सन इसके मॉम को परेशान कर रहा है। एक दिन एक दिन वो नेबर के साथ थी पेनेलोप
क्योंकि फिर से झगड़ा हो रहा था मॉम का और उसके बॉयफ्रेंड का। और इस समय पे वो बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से में था। इससे पहले भी उसने उसकी मॉम को मारने का प्रयत्न किया था टेलीफोन के कॉर्ड से। टेलीफोन का कॉर्ड उसके मॉम के गले में डाल के उसने उसको बहुत मारने की और डराने की कोशिश की, ताकि उसकी मॉम उस बॉयफ्रेंड के अनुसार काम करे, उसके विल के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। अ, तो आज ये जो देख रही है वो सीन स्टेसी उसके ड्रीम में, तब पेनेलोप है उसके नेबर के साथ, उस जन्म के नेबर के साथ। और अपार्टमेंट के बाहर बैठी है और बाहर भी उनको उनके मॉम और बॉयफ्रेंड की चिल्लाने का आवाज आ रहा है, जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें फेंकी गई और एक दूसरे से बुरा भला बोला गया, वो सब कुछ सुन रहे हैं। दे वर एबल टू लिसन एवरीथिंग। और वो जो नेबर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है पेनेलोप को। उसने उसको अच्छे से कंफर्टिंग वे से उसको पकड़ा है। और लेकिन दोनों में बहुत डर है। बहुत ज्यादा डर गए इस आर्ग्यूमेंट से, वो जो सुन रहे हैं। वो देख पा रही है स्टेसी ये सब। अब स्टेसी देख रही है कि पेनेलोप की मॉम बेडरूम में चली जाती है और अपना डोर लॉक कर लेती है। बेडरूम के बाहर वो बॉयफ्रेंड खड़ा खड़ा है और वो उसको बहुत बार बोल रहा है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। लेकिन मॉम डोर ओपन नहीं कर रही है। और बॉयफ्रेंड के हाथ में गन है। ओके। तो गन से पेनेलोप की मॉम को बाहर से ही वो बॉयफ्रेंड बहुत बार शूट कर देता है। और उसमें से बहुत सारी गोलियां पेनेलोप के मॉम के बॉडी के अंदर चली जाती है, वो वहीं पे डेड हो जाती है। बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है पेनेलोप के मॉम के बॉडी में से, और वो मर जाती है। जब ये सब होता है, वो बॉयफ्रेंड, मॉम का बॉयफ्रेंड बाथरूम में चला जाता है और बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसको पता है उसने क्या किया है। उसको समझ है। ये जब सुन रहे हैं सारे जब पेनेलोप और नेबर, नेबर अथॉरिटीज को कॉल करती है, पुलिस को कॉल करती है, जो कुछ भी हुआ उन्होंने सुना देखा वो सब बता देती है। और साथ में ही पेनेलोप के अदर जो भी रिलेटिव्स हैं उसको कॉल करके पेनेलोप को ले जाने के लिए बताती है। और ये सब जो है ना वो बता रही है इसमें। मॉम, वो बॉयफ्रेंड खुद को शूट कर लेता है इसके बाद, खुद के हेड पे गन रख के। वो मॉम बॉयफ्रेंड दोनों भी बहुत कम उम्र में वो उस जीवन को गवा देते हैं। तो आगे बताती है, ये जो शॉर्ट वो उन्होंने जो लाइफ टाइम चुना था, ये उसने देखा है। उस जीवन में पेनेलोप जो थी, एक बच्ची जो अभी शायद 6-7 साल की होगी। उसके नेक्स्ट 10 इयर्स उसने उसके मॉम को बहुत मिस किया उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव पीरियड था उसके लिए जीवन का, जब उसके उसके मॉम की जरूरत थी। उसके बाद वो 30s में भी जब वो पहुंची, तब उसका मृत्यु हो गया पेनेलोप, जो उसकी मॉम की तरह ही बहुत अर्ली हुआ। वो बोल रहे उस लाइफ टाइम में तुम्हारी मॉम, मॉम का बॉयफ्रेंड और तुम्हारा लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट था। और वो सेम मॉम इस जीवन में भी तुम्हारी मदर बन के आई है। ओके। लेकिन जो फादर है तुम्हारे इस लाइफ टाइम के, वो सेम पर्सन नहीं है जिसने तुम्हारी मॉम को उस लाइफ टाइम में मारा था। वो और एक इंफॉर्मेशन बता रही है, जो उस लाइफ टाइम में वो पर्सन जिसने मारा था तुम्हारे मॉम को, उसने कभी बाद में जीवन लिया ही नहीं। अमेजिंग राइट? वो कितना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारे लोगों के बारे में। ये जो हॉरर, जो साउंड, ये स्क्रीमिंग, ये जो था ना, ये सफरिंग जो उसने देखा ना 3 साल से उसके बच्चे के उस एज में, खुद के एज में, वही थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसने उस जीवन में नाइटमेयर्स की तरह देखा था, जो कंटिन्यू हुआ है इस लाइफ टाइम में। और वही कारण है जिसके कारण पेनेलोप ने ये डिसाइड किया कि इस जीवन में वो सुनना नहीं चाहती ये सब, ताकि वो वन ऑफ द रीजंस ये है उसके ब्लूप्रिंट का। एंड देयर विल बी मोर रीजंस कि जो वो सीखेगी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो डेफनेस उसने इसी लाइफ टाइम से वो इन्फ्लुएंस्ड है, इसी लाइफ टाइम से। जब उसने उसकी मृत्यु हो रही थी तभी उसने डिसाइड किया था कि मुझे ये टेरर फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना है, इसीलिए मुझे सुनना नहीं है। मुझे कान नहीं, मुझे मेरे कान मुझे नहीं चाहिए, कान जो काम करते हैं अच्छे से वो नहीं करने चाहिए अच्छे से काम। तो वो बता रही है कि सेम सेम टाइप ऑफ नाइटमेयर्स पेनेलोpe को आते हैं। वो भी वो आगे कंफर्म कर रही है पेनेलोप रिस्पॉन्स में।
कि उसे इसी तरह के नाइटमेयर्स आते हैं और मेरी मॉम मुझे बताती है कि मैं नींद में ही बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। ओके, इतना चिल्लाती हूँ, किसी को लगता होगा कि ये डेफ पर्सन है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती, ये चिल्लाती कितना ज़ोर से है। इसकी आवाज़ कैसे आती है? यूजुअली तो आवाज़ ठीक से निकलती भी नहीं है, लेकिन लिटरली ये मेरे साथ होता है। और वो बोल रही है कि जब ये ऐसे होता है, मेरा बॉडी मेरे हैंड्स इतने वाइब्रेट करने लगते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे बॉडी के सेंसेशंस को मैं कैसे रिलैक्स कर पाऊँ। ये बहुत पावरफुल होता है मेरे लिए। अम, तो स्टेसी यहाँ पे एक सजेशन दे रही है। शायद वो स्पिरिट गाइड का मैसेज है। वो बता रही है कि जब तुम्हें ऐसे होता है, जब ये एक्सपीरियंस बता रही है पेनेलोप, तुम्हें तुम्हारे हैंड्स को रब करना है और अपने खुद को हैंड्स के द्वारा रिलैक्स करने का ट्राई करना है। सो ये उसने एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे। 1 सेकंड मास्टर्स। ओके। तो यहाँ पे जो उसने देखा 3 साल की उम्र में, किसी जन्म में जो उसकी मॉम को अब्यूज़ हुआ था और जो मारा गया था, वो जो टेरर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि किसी भी जन्म में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपने बहुत डरावना देखा है, वो मेमोरी कंटिन्यू होती है नेक्स्ट जन्म में भी। लेकिन हम तो कहते हैं सोल में कुछ इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है जब वो मेटाफिजिकल realm में जाती है, राइट? आई नो, ये सही है, लेकिन वो ऊर्जा जो हम यहाँ छोड़ के गए हैं पृथ्वी पे, वो तो यहीं रहती है। वो टेरर, वो फ़ियर, वो सैडनेस, वो डर, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो इमोशंस की तरह एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाती है। वो फ्रीक्वेंसी हम यहीं पे छोड़ के जाते हैं, जब हम इस बॉडी को छोड़ के आगे चले जाते हैं। जब मेटाफिजिकल realm में हम पहुँच जाते हैं, वो देखते हैं जब हमारा रिकॉर्ड कि हमने क्या किया था और हमारा लास्ट थॉट क्या था मृत्यु से पहले। वो लास्ट थॉट हमारा ब्लूप्रिंट बन जाता है अगले जन्म के लिए। सो मास्टर्स यहाँ पे ये बहुत प्रोफाउंडली बताया गया है कि पेनेलोपे के लास्ट प्रीवियस लाइक पास्ट लाइफ टाइम में जो उसने थिंक किया था मृत्यु से पहले, वो उसका कंटिन्यू हुआ है दिस लाइफ टाइम में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो हम लोग बार-बार बोलते हैं कि क्यों पॉजिटिव थिंक करना है, अच्छा विचार करना है, गुड इंटेंशंस रखने की किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा लास्ट मोमेंट कब आने वाला है। पता ही नहीं है ना किसी को। तो अगर लास्ट मोमेंट टुमारो है या फिर 10 मिनट्स के बाद है या फिर नेक्स्ट ईयर है, हमें हमेशा ही अच्छा ही विचार करना पड़ेगा। ये फोर्सफुली करना पड़े तो कीजिए, लेकिन ये अपनी आदत बना लीजिए। ताकि हम बोल रहे हैं जो हमारे विचार होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो हम विचार अच्छे कर रहे हैं, तो जितना भी लाइफ टाइम हमारा इस जीवन में बचा है, वो टाइम कितना सुंदर हो जाएगा, राइट? मैं इस बुक से थोड़ा दूर जाके एक स्टोरी बताती हूँ। एक स्टोरी दूसरी बुक में मैंने देखी थी, काइंड ऑफ रिलेटेड है। तो एक श्रीपाद वल्लभ चरितमृत मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली, एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा और उसमें से मैंने क्या समझा वो मैं बता रही हूँ। एक धोबी है, धोबी का नाम है त्रिमल दास। बहुत ही अच्छा पंडित है, एक्चुअली विद्वान है, लेकिन वो धोबी है। तो उस काल में लाइक 1300s की ये बात है। उस वर्ष की बात है। उस वर्ष में लोगों में वो बहुत भेदभाव था, धोबी है, नाई है, राइट? वो था ना कि उच्च और नीच जमात का। तो धोबी को ऐसे ही नीच वाले जमात वाले समझते थे। लेकिन वो इतना बड़ा पंडित था, तो उसको ना सब पता है, उसको पास्ट लाइफ टाइम पता है। वो बता रहा है, जो उस बुक का ऑथर है, विपाशा वल्लभ चरितमृत के ऑथर है शंकर भट्ट। शंकर भट्ट ये ट्रैवल कर रहा है स्टोरी, ओके? ट्रैवल जो किया है उन्होंने वो सब एकत्रित करके एक चरितमृत बना है। तो जब ये तरुमल दास के पास पहुँचते हैं, वो बता रहे हैं कि मैं एक अभी धोबी हूँ, लेकिन पहले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। ये सुन के शंकर भट्ट तो एकदम अमेज़्ड कि इसको तो सब पता है, कैसे पता है, ये क्या ज्योतिष है? वो बताता है कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरा पास्ट लाइफ पता है। वो बताता है कि मैं पास्ट लाइफ में जब एक ब्राह्मण की तरह था, मैं बहुत कंजूस था, बहुत ही कंजूस था। उसके पास एक गाय आई थी घर के पास और वो बहुत बूढ़े उम्र में था। गाय को ना बहुत भूख लगी थी, उसको खाना खाना था कुछ, लेकिन वो दे नहीं रहा था क्योंकि उसको बचा के रखना था वो खाना। उस ब्राह्मण को खाना बचा के रखना था इसलिए गाय को शेयर नहीं कर रहा था।
तो गाय ने क्या किया, घर के बाहर कपड़े हम सुखाते हैं ना, उन कपड़ों को खाने लगा, वो खाने लगी गाय। तो इस तिरुमल दास जो किसी जन्म में ब्राह्मण थे, उसने सोचा कि ये मत खाओ, उसने कपड़ों को सेव करने के लिए सोचा, कपड़े को सेव किया, लेकिन वो कपड़े खराब हुए, कपड़ों के साथ जो कुछ भी हुआ, पूरा ध्यान उसी उन्हीं कपड़ों पे था, समझ रहे हो? और वही उनका लास्ट मोमेंट था। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पूरा फोकस, पूरी एनर्जी कपड़ों पे रखी, है ना? तो इसीलिए वो उस नेक्स्ट लाइफ टाइम में बने थे धोबी। लेकिन उनका ब्राह्मण होने का जो ज्ञान है, पंडित होने का जो ज्ञान है, उनको पूरा ज्ञान तभी भी उपस्थित था उनमें, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ प्लान, सोल प्लान उन्होंने ऐसी बनाई थी। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए लेसन है कि अच्छा सोचो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। फोकस वही रखो जो तुम्हें पूरे जीवन में चाहिए, इस जीवन में और अगले जीवन में भी। क्योंकि पता नहीं हमारा लास्ट मोमेंट कब आएगा, और लास्ट मोमेंट कभी भी आए, हम खुशी-खुशी जाना चाहते हैं। हम ऐसे ही कहीं पे अटक नहीं जाना चाहते। हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके इसके विचार से हमें इस विचार से हमें अ, अगले जीवन के लिए प्लान हम अभी हर एक विचार में कर रहे हैं। ओके? तो मैं अभी स्वाध्याय यहीं पे स्टॉप स्टॉप करती हूँ, क्योंकि स्टेसी वेल्स ने आगे जो कुछ भी बताया है, वो हमें एक वन स्ट्रेच में समझना है। ओके? तो हमने प्लॉट तो क्रिएट किया है कि पेनेलोप के लाइफ में उसने क्या-क्या डिसाइड किया, उसने ब्लूप्रिंट कैसे बनाया। तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है इस ब्लूप्रिंट के इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो लास्ट विचार होता है मृत्यु से पहले, उस कॉन्सेप्ट के बारे में?